अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन में लाइन इंटीग्रल्स जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो अब कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, लेकिन उससे पहले ये बहुत बेहतर है अगर आप जो है लाइन इंटीग्रल सीख लें रियल प्लेन में। मींस के कैलकुलस के जो हमारे पास रियल इंटीग्रल्स हैं उनमें आप लाइन इंटीग्रल्स को सीख लें, फिर हम इसी को इंशाल्लाह ताला एक्सटेंड कर लेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए। तो इससे पहले हम लोग जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो आइडिया है उससे फेमिलियर हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इंटीग्रल था a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, तो उसको हम ये करते थे कि उसका इंटीग्रल अगर निकल के f ऑफ x आता है तो हम a टू b जो है उसमें लिमिट अप्लाई करके f ऑफ a लिख लेते थे, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं। अब इसमें ये बात होती थी कि ये जो फंक्शन होता था ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता था और उसी वेरिएबल से ये इंटीग्रेट होता था, तो हम इसको इंटीग्रेट लेते थे। अब जो हमारे पास इंटीग्रल्स होते हैं, लाइन इंटीग्रल्स में ये होता है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको सपोज मैं g कहता हूँ, तो वो टू वेरिएबल्स का प्लेन में, ठीक है, वो x का भी फंक्शन होगा और y का भी फंक्शन होगा। अब इसमें क्या होता है कि ये किसी कर्व के ऊपर जो है हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, और नाम बेशक इनका लाइन इंटीग्रल है लेकिन इसमें कर्व भी इन्वॉल्व होती हैं और लाइन भी इन्वॉल्व होती हैं जिनके अबाउट जो है हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि ये डी वाई से इंटीग्रेट हो, सो पहले डी एक्स से इंटीग्रेट हो। अब ये भी हो सकता है कि ये डी वाई से इंटीग्रेट हो, और ये भी हो सकता है कि ये खुद कर्व के अबाउट इंटीग्रेट हो, यानी डी एस जो है उसके अबाउट ये इंटीग्रेट हो। अब यहाँ मसला ये है कि फंक्शन एक्स वाई का है और इंटीग्रल सिर्फ एक्स के लिहाज से हो रहा है, तो अब हमें इस फंक्शन को कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ डी वाई है तो कम्प्लीटली डी वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ एस है तो इसका मतलब है कि हमें इसको एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या डी एस को हमें एक्स और वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ भी है कि अब जो एक्स और वाई हैं ये भी जो कर्व्स हमें गिवन है सी, ये सी मुख्तलिफ तरीक़ों से गिवन हो सकती है। ये तीन तरीक़ों से गिवन हो सकती है। नंबर वन कि अगर आपको एक्स भी फंक्शन ऑफ टी गिवन हो और वाई भी फंक्शन ऑफ टी गिवन हो और टी के ऊपर लिमिट्स हो, तो इस केस में इन तीनों में हम क्या करते हैं कि जी ऑफ एक्स वाई को भी हम टी में कन्वर्ट करवा देते हैं और इधर जो डी एक्स है इसको भी हम टी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह जो जी ऑफ एक्स वाई है इसको हम टी में कन्वर्ट कर देते हैं और डी वाई को टी में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स वाई उसको भी टी में कन्वर्ट कर देते हैं और डी एस जो है उसको भी टी में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ सिंपल हम टी वाली लिमिट्स लिख लेते हैं। ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें जो डी एस होता है उसका फार्मूला देख लें कि डी एस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्राइम ऑफ टी स्क्वायर प्लस वाई प्राइम ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ये डी एस का फार्मूला होगा अगर हमें ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी टाइप पर। सेकेंड टाइप में ये होगा कि जो कर्व होगी वो हमें गिवन होगी y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो लिमिट्स होंगी वो x के ऊपर होंगी। अगर आपको ये टाइप्स याद रही तो आपके लिए लाइन इंटीग्रल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, वो कतन कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। अब यहाँ पे y जो है f ऑफ x की इक्वल है और x के ऊपर लिमिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ देखें y जो गिवन होगा y को हम क्या लिख लेंगे, इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, तो फिर ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसमें अगर हम आएंगे तो इसमें y को क्या लिख लेंगे, इन टर्म्स ऑफ x, और dy को हम क्या लिख लेंगे, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो ये इंटीग्रल भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम x और y को, x ऑलरेडी ज़ाहिर है x में है, और y को हम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन साथ जो ds है, ds के लिए फिर हमें इसी तरह का एक फार्मूला है, वो हमें गिवन है डिफरेंशियल का, कि ds जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट
1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे कि यहाँ डी एस को कन्वर्ट कर देंगे एक्स में, तो ये सारा इंटीग्रल जो है फिर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि हमें x जो होता है वो फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में दिया होता है और जो लिमिट्स होती हैं वो y के ऊपर होती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये इंटीग्रल फाइंड करना हो तो इसमें x को भी इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं, y तो खुद ही इन टर्म्स ऑफ y होता है, और dx को भी क्या लिख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं। इसी तरह इस इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि y तो इन टर्म्स y ही है, x को क्या लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ y, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं y की लिमिट्स लगा के। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ds जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा और x को भी हमें y में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ds का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ y स्क्वायर्ड डी वाई। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने 1 बाय 1 इनकी एग्जांपल्स रखता हूँ और कुछ आपके सामने पाथ्स भी रखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, इवेल्युएट, उसी तरह से जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है जी ऑफ एक्स वाई का डी एक्स के लिहाज से, फिर डी वाई के लिहाज से, और फिर डी एस के लिहाज से, और साथ हमें कर्व गिवन है। देखिए ये फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स वाई और साथ ही कर्व गिवन है। अब इस कर्व को आप देखें तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म की है, यानी ये जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट जो है इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं और मोस्टली कम्प्लेक्स में फिर हमें इन्हीं से डील करना पड़ता है। तो अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में देखूं तो सबसे पहली चीज़ जिस पे मेरी नज़र होनी चाहिए वो है लिमिट्स। अब लिमिट्स आप देखें किस में है, लिमिट्स टी में है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये सारी चीज़ों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रल सी जी ऑफ एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखें हमें गिवन क्या है कि x किसकी इक्वल है, 5 कॉज ऑफ t के इक्वल, y किसकी इक्वल है, 5 साइन ऑफ t के इक्वल, और t की जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेकर π/4 तक। तो अब मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ। अब देखें लिमिट्स किस में है, t में, इसका मतलब है कि मुझे इस सब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ c और वैल्यू डाल देता हूँ फंक्शन की, वो क्या है 2xy dx। तो अब मैं 1 बाय 1 इनको चेंज करता हूँ। फ़ौरन जो है मैं यहाँ पे लिमिट ले आऊँगा, लिमिट है 0 से लेकर π/4। अब 2 की जगह 2 ही आएगा, x की जगह क्या आएगा, देखें 5 cos ऑफ t, तो वो मैं लिख लेता हूँ 5 cos ऑफ t, और फिर y की जगह क्या आएगा, 5 sin ऑफ t। यहाँ तक तो चेंजेस होगी। आगे क्या है dx। अब dx मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ इसका डिफरेंशियल लेके। इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे dx क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा -5 साइन ऑफ t, ठीक है। इससे जब मुझे डिफरेंशियल मिल जाएगा तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, साथ इसके dt भी आएगा, तो ये आ जाएगा -5 साइन ऑफ t dt। तो अब ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल c 2xy dx इक्वल्स टू 0 to π/4। अब देखें ये हमारे पास क्या आएगा 10, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 50, ठीक है, ये हमारे पास 125 250 आ जाएगा टोटल, और साथ इसके माइनस भी आ जाएगा, तो -250 बाहर आ गया, ठीक है। और उसके बाद अंदर हमारे पास क्या आएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर्ड हो जाएगा, और फिर आगे क्या आएगा कॉज ऑफ t dt, ठीक है। मैंने जो है इंटीग्रल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये फंक्शन डायरेक्टली किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम देखते हैं कि इसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉज मौजूद है, तो यहाँ रूल लग जाएगा फंक्शन की पावर n
और आगे उसका डेरिवेटिव। तो ये जनरलाइज पावर रूल लग के हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज जो इसका आंसर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद लाइन इंटीग्रल बताना था। ये सिंपल इंटीग्रेशन है जो मैं डायरेक्टली जो है उसको करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब टी ओवर 3, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से लेकर π/4 तक आएगी। अब जब ये लिमिट इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा -250, और अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ π/4, बल्कि मैं 3π लिख लेता हूँ, तो अंदर आएगा साइन ऑफ π/4 होल क्यूब माइनस साइन ऑफ 0 होल क्यूब, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। इसकी जब मैं वैल्यूज कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेटर से तो मेरे पास आएगा -125/√2 डिवाइडेड बाई 6, और अगर इसको मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो ये -29.46 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने कैलकुलेट कर दिया है dx वाला इंटीग्रल। अब मैं dy वाले इंटीग्रल पे आता हूँ। इंटीग्रल, ठीक है, 2xy dy, ये किसकी इक्वल आएगा, ये चेक करना है। अब अगेन वही बात है कि हमें पता है x किसकी इक्वल है, वो 5 cos t की इक्वल है, y किसकी इक्वल है, वो 5 sin t की इक्वल है, और t की जो लिमिट्स हैं उसी तरह से वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेकर π/4 तक हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, dy के लिहाज से चलना है, ठीक है, और साथ लिमिट किस पे है, t पे है, तो सारी चीज़ों को t में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ उसी तरह से आएगा 2, इसी तरह से आएगा, x की जगह आएगा 5 cos ऑफ t, ठीक है, और y की जगह आएगा 5 sin ऑफ t, और साथ dy है तो dy यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से dy जो है वो क्या आ जाएगा, 5 cos ऑफ t dt। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 cos ऑफ t dt। तो अब जो ये इंटीग्रल की पहले मैं लिमिट्स यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ c आएगा और यहाँ पे 0 to π/4 आएगा। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया सिंपल, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास उसी तरह से आ जाएगा। ये जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 250 आ जाएगा, ठीक है, और 250 के साथ जो है उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 0 to π/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर t साथ साइन ऑफ t dt। अब अगेन ये फंक्शन की पावर n है और आगे उसका डेरिवेटिव है। अगर मैं यहाँ माइनस साइन भी लिख दूँ और एक बाहर लिख दूँ तो ये फंक्शन की पावर n और आगे उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये आ जाएगा -250, और यहाँ पे फिर हमारे पास उसी तरह से जनरलाइज पावर रूल लग जाएगा, cos क्यूब t ओवर 3, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/4 तक, ठीक है। अब जब मैं इनमें लिमिट पुट करूँगा तो लिमिट पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, 4 माइनस √2, तो ये आंसर आ जाएगा 53.87। तो इस तरीके से बच्चों हम कर सकते हैं इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y और ये पैरामीट्रिक का। अब मैं थर्ड पे आता हूँ जिसमें हमने फाइंड करना है इंटीग्रल c 2xy ds। अब हमने इंटीग्रल किसके हिसाब से फाइंड करना है, s के हिसाब से। तो उसी तरह से हमारे पास वो गिवन है, x भी गिवन है, y भी गिवन है। तो मैं यहाँ पे पहले ds कैलकुलेट करता हूँ। ds किसकी इक्वल है, वो हमारे पास है x प्राइम ऑफ t का स्क्वायर प्लस y प्राइम ऑफ t का स्क्वायर dt, ठीक है। अब x हमारे पास क्या है, 5 cos t है, तो इसका मतलब है जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू t तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 -5 साइन ऑफ t स्क्वायर प्लस जो y प्राइम है वो y जो है वो 5 साइन ऑफ t था, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 cos ऑफ t होल स्क्वायर dt। अब ये ds जो होगा इसमें से अगर मैं इसको खोल दूँ तो 25 जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे ds जो होगा साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 dt।
इसका मतलब है कि अब मुझे डी एस इन टर्म्स ऑफ टी पता लग गया। तो मैं यहाँ रिप्लेसमेंट कर लूँगा 0 से π/4 और उसी तरह 2 आ जाएगा, x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की जगह जो है वो हमारे पास वैल्यू थी 5 cos t और y की जगह 5 sin t और ds की जगह क्या आएगा 5 dt। तो ये फिर हमारे पास जो है आ जाएगा इक्वल्स टू 0 to π/4 आ जाएगा। ठीक है, और ये अगर मैं इसको करूँ मल्टीप्लाई तो ये मेरे पास फिर 250 आता है और अंदर मेरे पास क्या आता है साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको मैं अगर इसका जो है इंटीग्रल फाइंड करूं तो ये फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव है, तो उसी तरह से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 से लेकर π/4 तक आएगी। इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट पुट करेंगे। तो ये तो था पहला केस जिसमें हमारे पास पैरामीट्रिक जो है वो फंक्शन था और हमने उससे dx, dy और ds वाला तीनों इंटीग्रल्स फाइंड की। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ। उसमें यह है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो c xy dx, ठीक है, प्लस x² dy, ये इंटीग्रल है जो हमने फाइंड करना है और साथ हमें कर्व गिवन है y = x³ और लिमिट है x फ्रॉम -1 to 2। अब आसान ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वो यही है कि आप ये देखें कि लिमिट किस पे है। लिमिट है हमारे पास x³ पर। इसका मतलब है ये सारे इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, x में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और वो किस रूल के तहत कन्वर्ट होंगे, वो यहाँ पर कर्व की फॉर्म में आपको गिवन होता है। तो अब मैं देखें यहाँ इसको क्या करता हूँ कि ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, लिमिट डायरेक्टली लिख लें -1 to 2, x क्योंकि x में ही रहेगा तो इसकी जगह x छोड़ देंगे, y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, उसकी वैल्यू से। तो यहाँ क्या आएगा x³, इधर dx वैसे ही रहेगा, प्लस x² अपनी जगह रहेगा, जिसमें लिमिट होती है फंक्शन को उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है dy है, तो dy जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास dy जो होगा किसकी इक्वल आ जाएगा 3x² dx। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x² dx। इसका मतलब है ये आ जाएगा -1 to 2 x4 प्लस यहाँ से क्या आएगा 3x4 और साथ dx जो है ये बाहर एक दफ़ा लिख लूँगा। तो अब ये सिंपल इंटीग्रल है, x4 ये 4x4 हो जाएगा, 4x4 dx। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 132 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये तो था जब हमारे पास फंक्शन जो है वो f ऑफ x गिवन हो। अब मैं एक ऐसा करता हूँ जिसमें x का भी फंक्शन हो और y का भी फंक्शन हो। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए देखें कि सपोज हमारे पास हमने फाइंड करना है एक इंटीग्रल है, इसके साथ मैं पाथ की डायग्राम भी बना दूंगा कि जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कैसे करें। अब ये जो है ये क्लोज्ड कर्व है, मीन जिस पॉइंट से हम स्टार्ट होंगे उसी पॉइंट पे वापस एंड करेंगे। y² dx माइनस x² dy, ठीक है। और यहाँ पे जो कर्व है वो हमें इस तरह से गिवन है, सपोज हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, और यहाँ 1 2 इधर 1 2 3 4 ये इस तरह से कर्व गिवन है। तो यहाँ कर्व इस तरह से जा रही है, फिर यहाँ से ये 4 तक इस तरह से जा रही है और फिर 4 से नीचे जो है ये y = x² से आ रही है। ये हमें पाथ गिवन है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास 2 0, यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास 2 4 और यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन ऐसे है, मीन्स एरो की डायरेक्शन ऐसे है, और यहाँ पे पॉइंट है 0 0। अब देखिए कि हमने जो क्लोज कंटूर पे जाना है तो हमारे पास यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है, यहाँ से इधर आएंगे, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट कर्व, फिर इधर से इधर जाएंगे, इसको हम कह देते हैं सेकंड कर्व, और फिर इधर से इधर आएंगे, इसको हम कह देते हैं थर्ड कर्व। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्लोज कंटूर इंटीग्रल है वो ब्रेक होके क्या आ जाएगा 3 पाथ इंटीग्रल्स के ऊपर।
अब 3 पाथ इंटीग्रल में क्या होगा, यहाँ भी हमें लिंक के लिए फंक्शन चाहिए, यहाँ भी हमें लिंक के लिए फंक्शन चाहिए, और यहाँ पे हमें लिंक के लिए फंक्शन गिवन है। अब अगर ये देखा जाए ये एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन होती है y = 0, और ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है तो इसकी इक्वेशन होती है x = कांस्टेंट, और यहाँ ये 2 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन है x = 2। तो अब मैं 1 बाय 1 जो है इनको हैंडल करता हूँ कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, C1 अंदर यही, ठीक है, प्लस C2 अंदर यही, प्लस C3 और एग्जैक्टली ये वैल्यू। अब इसमें देखें क्या होगा, जब मैं C1 को डील कर रहा हूँगा तो C1 में हमारे पास फंक्शन होगा y = 0, ठीक है। अब जब फंक्शन y = 0 है तो लिमिट्स यहाँ हम क्या लेंगे, इसका मतलब है ये y = f(x) है, तो इसका मतलब है लिमिट मुझे किसकी लेनी चाहिए, x की लेनी चाहिए। तो x यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 2 तक। अब देखें y वैसे भी कांस्टेंट है तो ये 0 से लेकर 2 तक आएगा, इसका मतलब है लिमिट्स जो हैं वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। ये किसके लिए है, कर्व 1 के लिए, ठीक है। तो कर्व 1 के लिए मैं जहाँ जहाँ पे y है वहाँ 0 पुट कर दूंगा, x को x ही रहने दूंगा, और जहाँ dx है उसको dx रहने दूंगा, और dy जो है इससे कैलकुलेट कर लूँगा, और लिमिट ये आ जाएंगी। तो अगर मैं C1 को कैलकुलेट करूँ, देखें C1 में मेरे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। यहाँ y² की जगह क्या आएगा, 0², ठीक है, बल्कि इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और मैं ये C1 अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, C1 में अलग कैलकुलेट करता हूँ। अब यहाँ C1 के साथ क्या आएगा, ये 0² आएगा, dx जो है वो dx ही रहेगा, माइनस x² ही रहेगा, और dy मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। दोनों तरफ डिफरेंशियल लें तो dy 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास C1 के लॉन्ग इंटीग्रल जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर मैं C2 के लॉन्ग करता हूँ। अब C2 के लॉन्ग देख लें, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन क्या है, x = f(y), तो इसका मतलब है लिमिट्स y की लेनी है, और यहाँ पे x देखें वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, तो y कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से लेकर 4 तक गया है। तो इसका मतलब है कि C2 पे जब मैं इंटीग्रल फाइंड कर रहा हूँगा तो जो लिमिट्स होंगी वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, 2 से लेकर 4 तक। ये देख लें लिमिट जा रही है 2 से लेकर 4 तक। उसके बाद मेरे पास जो कनेक्टिंग फंक्शन है वो है x = 2, तो x = 2 फंक्शन है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y फ्रॉम 2 to 4। तो अब इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, 2 to 4 लिमिट ले लूँगा। अब जहाँ पे हमारे पास क्या y², तो y² को हम क्या लिख लेंगे, y², और dx यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ x ये है तो dx 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ dx में क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा, फिर माइनस x² की जगह क्या आएगा, x² की जगह x की वैल्यू 2 है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी मुझे इन टर्म्स ऑफ y जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 to 4, माइनस बाहर आ जाएगा 4, dy आ जाएगा। इसको जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -16, ठीक है। अब रहेगी थर्ड कर्व, तो थर्ड कर्व के लिए मैं उसी तरह से चलता हूँ, फंक्शन में दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। हमने फाइंड करना है C3, और फंक्शन है हमारे पास y² dx माइनस x² dy, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें देखें कर्व जो है वो इस तरह से गिवन थी, मैं वो कर्व की डायग्राम निकालता हूँ ताकि आपको याद हो। ये हमारे पास कर्व थी। अब इसमें देखें फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो x का फंक्शन गिवन है, तो लिमिट भी हम किसकी लेंगे, x के लेंगे, और एरो क्योंकि इस तरफ है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 2, और इधर x की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका मतलब है लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 2 से लेकर 0 तक। अब मैं इस फंक्शन को कन्वर्ट करता हूँ, लिमिट कैसे हैं, x जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। ये हमारे पास क्या लगेंगी, लिमिट लगेंगी। और फंक्शन हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग फंक्शन जो है वो क्या है, y = x²। इसका मतलब ये है कि अब मुझे
सारी चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ एक्स शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लिमिट आ जाएगी 2 to 0, ठीक है। और ये वाई स्क्वेयर है, तो वाई स्क्वेयर जो है उसको मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है, तो ये एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा, साथ डी एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर है, डी वाई मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, तो डी वाई जो है वो मेरे पास क्या आएगा 2x dx, तो यहाँ पे आएगा 2x dx, ठीक है। तो इसमें मैं अगर वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2 to 0, यहाँ पे आ जाता है x4 माइनस 2x क्यूब और dx क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो ये 0 to 2 हो जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा, x4 माइनस 2x क्यूब dx, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 8/5। तो अब जो टोटल क्लोज कंटूर था, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल C1 प्लस इंटेग्रल C2 प्लस इंटेग्रल C3, तो वो मैं कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा 0 माइनस प्लस करके -16 प्लस 8/5, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 5। तो ये बच्चों कुछ एग्जांपल्स थी जिनकी मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से हम उनको डील करेंगे। होपफुली इससे आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।